साथियों, भूमिका तो बांध ही दी कॉमरेड विर्क ने, और शहीद ऊधम सिंह पे बोलेंगे डॉक्टर साहब गुरप्रीत सिंह सिद्धरा जी। एक शब्द भी मैं बोलने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत नहीं जानता। मोहम्मद रफ़ी पे कई लोग सोचते होंगे कि उस पर बोलने की क्या ज़रूरत है यार, एक फिल्मी गायक पे क्या। लेकिन एक तथ्य जिसको हम बिल्कुल भुला नहीं सकते और जो सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पर तमाचा है, वो ये कि जितने भी शानदार भजन माने जाते हैं और इतिहास में अमर हैं, वो सारे भजन गाने वाले मोहम्मद रफ़ी हैं, लिखने वाले शकील बदायूनी या साहिर लुधियानवी हैं, और संगीत नौशाद का है। हम ईश्वरों को बांट देते हैं और कलाकार मानवता को जोड़ते हैं। कभी इस देश में परंपरा थी, अंबाला में मुशायरा हुआ करता था, पाकिस्तान से शायर आते थे, यहाँ से लोग पाकिस्तान जाते थे। लेकिन हमें अपनी राजनीति करने के लिए दुश्मन की ज़रूरत होती है, और दुश्मन हमेशा कमज़ोर को चुना जाता है। हमारे यहाँ एक मास्टर जी थे, उनका अपॉइंटमेंट हुआ, उनको आमतौर पर लोग कहा करते थे प्राणपुरा रिटर्न। पहले उनका एडहॉक पे सिलेक्शन हुआ। प्राणपुरा एक स्कूल है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, बावल के पास। तो उन्होंने ये देखा कि लड़के इतने शरारती, प्राणपुरा बहुत बदनाम है, आज भी है। तो वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और बोर्ड पे वो लिख रहे, पीछे से किसी ने चौक मारा उनको। तो पीछे पलटे, कहता कौन है? अब अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं बख्शूंगा नहीं। अब उन्होंने फिर लिखना शुरू किया और कनखियों से वो देख रहे हैं कि वो लड़का जिसकी तरफ सारे लड़के देख रहे थे, वही उसने फिर चौक मारा। वो गए, उस लड़के के पास एक बड़ा दुबला सा लड़का बैठा था, उसको उठाया और धड़ाम से पटक दिया। प्रिंसिपल आ गए, क्या हुआ? कहे जी बख्शूंगा नहीं, कोई इस तरह करेगा तो। उसके बाद उनका रौब जम गया। चीन का नाम मुंह पे नहीं आता। ट्रंप आप पे हजारों बार इल्जाम लगा चुका, आप उसका नाम तक नहीं लेते, जुबान कांपती है। पाकिस्तान आपका दुश्मन है। इसी तरह से पाकिस्तान को भी दुश्मनी चाहिए। मुझे लगता है ये रजामंदी की दुश्मनी है। जब जिस देश को दुश्मनी की जरूरत होती है, दूसरा देश निभा देता है। कलाकार क्योंकि इन दुश्मनियों को तोड़ते हैं, इसलिए आज सबसे बड़े टारगेट पे कलाकार हैं। अब कलाकार वही हैं जो अनुपम खेर हैं, कलाकार वही है जो विवेक अग्निहोत्री हैं। यानी एजेंडा फिल्म बनाएंगे और सरकार के पक्ष में बोलेंगे। नसीरुद्दीन शाह ने एक सच्चाई कह दी तो जूतों का हार पहनाए हुए वो उनकी आईटी सेल की फैक्ट्री में वो तैयार हो गई खबर। आईटी सेल की फैक्ट्री रात को काम करती है, उत्पादन होता है। सुबह 7-8 बजे तक थोक दुकानदारों के पास माल पहुंच जाता है। थोक वाले परचून को बेच देते हैं और लगभग 11-12 बजे तक परचून वाले ग्राहकों तक पहुंचा देते हैं। उनकी अपनी कोई अकल नहीं होती। आज सुबह मेरी गांव का एक लड़का, उसने मेरे गांव के ग्रुप में डाल रखा एक वीडियो। उसमें लिखा है, एक लड़का बोल रहा है कि मोदी मेरा बाप है। उसने कहा कि देखो ये है मोदी। क्या कोई राहुल गांधी का चेला ये बात कह सकता है कि राहुल गांधी मेरा बाप है? मैंने सिर्फ इतना लिख दिया उसके नीचे कि अगर कोई व्यक्ति अपने बाप को बाप के पद से बर्खास्त करके किसी और को अपना बाप बनाना चाहता है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है? और कोई उससे और प्रेरित हो तो भी हमें क्या आपत्ति है? बस फिर वो आ गया कि नहीं, कई लोग उसमें जल्दबाजी में भूल जाते हैं, वो सोचते नहीं कि परिणाम क्या होगा। मैंने कहा तुमने किस उद्देश्य से डाला था? लिखना तो मैं ये चाहता था कि तुम भी हीरालाल को बर्खास्त करके किसी और को बना सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये जो स्थितियां पैदा हुई तो प्रेमचंद याद आते हैं। कुछ तो दूरंदेशी थी प्रेमचंद की। उन्होंने लिखा था
कि सांप्रदायिकता कभी भी अपने असली रूप में लोगों के सामने नहीं आती, वो हमेशा संस्कृति का चोगा पहनकर आती है। आज जो भी सांप्रदायिकता की बातें हो रही हैं सब भारतीय संस्कृति के नाम पे हो रही हैं। और जब हम इनसे ये पूछते हैं आमने सामने कि भारतीय संस्कृति तुम मानते किसे हो, सबसे पहले तो संस्कृति किसे मानते हो तुम ये बताओ। तो संस्कृति की बड़ी सुंदर परिभाषा है, सभ्यता और संस्कृति की इससे बढ़िया परिभाषा मैंने नहीं देखी कि सिविलाइजेशन इज व्हाट वी यूज एंड कल्चर इज व्हाट वी आर। हम जो है वो हमारी संस्कृति है। हमारा खान पान, पहनना, चलना, बोलना, संगीत वगैरह वगैरह सब कुछ, रीति रिवाज, ये संस्कृति है। मगर तुम जिस महान भारतीय संस्कृति की बात करते हो उसमें सती प्रथा भी थी। किसी भी संस्कृति में सब कुछ अच्छा नहीं होता, किसी भी संस्कृति में सब कुछ बुरा नहीं होता। और सिद्धांत ये है कि जो बुरी चीजें हैं उनको छोड़ दो और अच्छी चीजें अपनाते चलो, वो चाहे कहीं से भी आए। आज जो ड्रेस हम सब पहने हुए हैं ये भारतीय संस्कृति की ड्रेस नहीं है। पूरे संसार में जो ये लड़कियां जो पहन रही हैं सूट, ये मुसलमानों की ड्रेस है, हिंदुओं की ड्रेस नहीं है ये। क्योंकि ये इजी है, आप स्कूटी भी चला सकते हैं, बड़े इजीली सब काम कर सकते हैं। तो इसमें हर्ज क्या था, हमने अपना लिया। तो आपकी संस्कृति की सबसे बड़ी कमी है वर्ण व्यवस्था, और इसी वर्ण व्यवस्था को बचाने की, दोबारा से कायम करने की कोशिशें हो रही हैं। आप तमाम इनके जो दूरंदेशी के कदम हैं आप उनको देखें। यानी कोई भी आप बातों बातों में इतना कर देंगे कि होटल से खाना मंगवा के किसी दलित के यहाँ खाना खा लेंगे, लेकिन आप उनको अपना दास ही मानते हैं। ये आज भी आपकी सोच में है। तो भारतीय संस्कृति की इन चीज़ों को तुम छोड़ते क्यों नहीं? हाँ, भारतीय संस्कृति का एक बहुत शानदार वाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यानी शिव माने कल्याण। और फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, या फिर जैसे एक वाक्य है ये वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा संसार ही हमारा कुटुंब है। कहाँ गए ये आपके सिद्धांत? आज आपका पड़ोसी भी आपका अपना नहीं है। तो प्रेमचंद 3 मुद्दों पर केंद्रित करते हैं, बहुत लंबी नहीं करूंगा बात, 3 मुद्दों पर केंद्रित करते हैं अपनी बात को। वो जो 3 उस वक्त की सबसे बड़ी जो सताए हुए वर्ग थे, किसान, स्त्री और दलित। प्रेमचंद का पूरा साहित्य इन तीनों को केंद्र में रखता है, इसके अलावा कहीं बाहर नहीं जाता। और कई लोग आज भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि प्रेमचंद आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने तब थे। लेकिन ये हमारे लिए कोई खुशी और सांत्वना की बात नहीं है, ये हमारे लिए शर्म और डूब मरने की बात है। यानी जिस प्रेमचंद को गुजरे हुए 90 साल हो गए, वो प्रेमचंद आज भी हमारे समाज में उतना ही प्रासंगिक है। समस्याएं यानी आज भी वही की वही खड़ी हैं जहां 90 साल पहले थी, 100 साल पहले थी। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम एक कदम भी आगे बढ़े नहीं। बढ़े हैं कुछ कदम, लेकिन जितनी रफ्तार होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। बात आज भी परिस्थिति वही है जो उस वक्त थी। एक सब्जेक्ट होता था हिंदी में, हिंदी साहित्य का इतिहास। जब वो पढ़ाना होता था बच्चों को तो मैं एक बात कहता था कि जब आए राजनीतिक परिस्थितियां, क्योंकि परिस्थितियां लिखनी होती थी, सांस्कृतिक ये, राजनीतिक ये, आर्थिक ये, तो राजनीतिक परिस्थितियों में तुम लिखना कोई भी काल आ जाए कि राजनीतिक परिस्थितियां बहुत विकट थीं। भारत में राजनीतिक परिस्थितियां हमेशा ही विकट रही हैं। एक भी दौर ऐसा नहीं है जब परिस्थितियां विकट नहीं रही हों, सिवाय कुछ समय के जिसको कि आज बदनाम किया जाता है, मुगल काल का एक हिस्सा। मैं औरंगजेब का पक्षपाती कतई नहीं हूं, उसकी नीतियों का भी नहीं हूं, लेकिन आज अखंड भारत की बात करने वाले लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ औरंगजेब ही था जिसके शासन में मानसरोवर आपका हिस्सा था भारत का। कैलाश पर्वत भारत का हिस्सा था।
आप कैलाश पर्वत और मानसरोवर की बात क्यों नहीं करते? आपकी संस्कृति के सबसे बड़े चिन्ह हैं, वो प्रतीक हैं, लेकिन उनकी बात नहीं होगी। तो प्रेमचंद जिस तरह से लड़ने के बहुत बार साधन हो सकते हैं। बस एक कहानी का जिक्र करके बात खत्म करूंगा। उनका एक संग्रह आया था शायद 1907 में या 8 में, सोजे वतन उसका नाम था। वो सोजे वतन जब्त हो गया था, अंग्रेजों ने सारी प्रतियां उसकी जला दी थी। उसमें एक कहानी थी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। एक राजकुमारी ये शर्त रखती है कि मैं शादी उससे करूंगी जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुझे लाके देगा, और अगर कोई वादा करने के बाद भी वो नहीं ला पाया, यानी वो रत्न सबसे अनमोल नहीं हुआ, तो फिर उसका सर काट दिया जाएगा। बहुत सारे राजकुमार कोशिश करते हैं और सर कटवाते हैं। एक किसान का बेटा आता है, यहाँ प्रतीक देखें आप, प्रेमचंद किसान के बेटे को लाते हैं। यानी अगर कोई दुनिया का सबसे अनमोल रत्न खोज सकता है तो वो मेहनत कशी खोज सकता है, आप किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते। किसान का बेटा सर पे अंगोछा बंधा है, वो आता है कि मैं लाऊंगा। सब हंसते हैं, कहता है इसका सर तो कटा ही कटा, इसको क्या पता रत्नों का। खैर वो जूझता हुआ, समंदर पार करता हुआ, पहाड़ पार करता हुआ एक रत्न लेके आता है। उसको लगता है ये सबसे अनमोल रत्न है। वापस आ रहा है, देखता है कि एक जुलूस निकल रहा है, लोग जा रहे हैं, एक नौजवान आगे हथकड़ियों में बंधा हुआ है। तो लोगों से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो कोई बताता है ये देश गुलाम है, और उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए इस लड़के ने विद्रोह किया था। आज उसको इस कसूर की फांसी दी जा रही है। वो उस रत्न को फेंक देता है, उसके चरणों की धूल उठाता है, अपने अंगोछे में बांधता है और दरबार में जाके हाजिर हो जाता है। तो वहाँ सब देख के कहते ये क्या है? मिट्टी। कह जी इस मिट्टी से अमूल्य कोई मिट्टी नहीं हो सकती, मुझे इससे ज़्यादा अनमोल रत्न कोई लगता नहीं है। और उसकी शादी होती है। कई बार हमें बातें बड़ी छुपा के, कई बार सीधी बातें करने का वक्त नहीं होता, हम इशारों इशारों में ऐसी बात कर जाते हैं कि वो बात एकदम तीर की तरह लगती है। जंतर मंतर पे मुझे तो याद नहीं है, वो एक कोई गाली नहीं है, वो कोई शब्द नहीं है, कोई ऐसा कुछ वाक्य बनाया उन्होंने 3 शब्दों का, और वो एकदम जाके सत्ता की छाती में गड़ा है। कसूर लोग कहते हैं कि जी भाषा बड़ी ख़राब थी इनकी। मुझे ये बताओ, तुम्हारी भाषा का जवाब यही भाषा दे सकती थी। शालीन भाषा में तुम समझते ही नहीं हो, क्योंकि वो कहा करते हैं किसी पहलवान के सामने आप करते रहें, हाथ जोड़ते रहें, तो वो आपको और कमज़ोर मानता चला जाएगा। मैं मानता हूं कि नई पीढ़ी बड़ी विट्टी है, बड़े सूक्ष्म तरीके से अपने नए नए हथियार खोज के लाती है। और जब ये देश आज़ाद था, 42 में फिल्म बनी जिसमें शायद एक गाना था चल चल रे नौजवान, और उसी में एक गाना था कि हम सबको यहाँ खदेड़ देंगे, चाहे वो रूसी हो या जापानी। तब ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जापान क्योंकि दुश्मन खेमे में खड़ा था, तो अंग्रेज़ सरकार ने सोचा जापान को गालियाँ दे रहे हैं, हमें क्या कह रहे हैं। लेकिन उस गीत ने अंदर ही अंदर ऐसी हलचल मचाई कि उनको पता लगा कि ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है। तो चीज़ें, प्रेमचंद की प्रासंगिकता हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेमचंद ने जिन विचारों को समाज के लिए ज़रूरी माना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हालात बदल चुके हैं, तरीके बदल चुके हैं लड़ने के। तो वो तरीके प्रेमचंद हमें नहीं सिखाएंगे, ये तरीके लेखकों को भी खुद ढूंढने पड़ेंगे और पाठकों को भी खुद ढूंढने पड़ेंगे। थैंक यू।